फिर से इक्विटीज की तरफ कमोडिटी के अपडेट के बाद इनफैक्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है। हमारे साथ मार्केट महारथी सेगमेंट में हमारे साथ आज मिहिर वोरा है, सीईओ है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के। मिहिर वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप ऐसे मौके पर आए जब जिस वक्त सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिटेल इन्वेस्टर्स के होने लग जाते हैं कि इतनी बड़ी सर्ज देखने के बाद हम लगभग 1500-1700 पॉइंट्स चल गए निफ्टी पर। अब कल ये जो थोड़ा सा शेकआउट आया, वो करेक्शन इज नॉट अ गुड वर्ड, बट ये जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, क्या ये एक्सटेंडेड रह सकती है? आगे क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर्स के टाइम पे वैसे भी लल पीरियड हो जाता है, कैसे अप्रोच करना चाहिए इस वक्त रिटेल इन्वेस्टर को? नमस्कार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, मार्केट जैसे आपने सही कहा बहुत तेजी से चल गया था लास्ट 3-4 हफ्ते में, तो थोड़ा कंसोलिडेशन होना तो स्वाभाविक है। खास करके जिस तरह से माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स में फ्रेंजी बनी हुई थी, उससे थोड़ा डर भी लगने लगा था। तो थोड़ी ऐसी करेक्शन आती है, थोड़ी चेकआउट होती है, तो आई थिंक इट्स स्टिल हेल्दी। मतलब मार्केट से एक रियलिटी चेक होती है, इन्वेस्टर्स को एक वार्निंग मिल जाती है कि भाई जो करते हो सोच समझ के कीजिए। मेरा सबसे ज़्यादा जो कंसर्न था वो ये था कि जो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स चले थे लास्ट 1-2 महीने में, वो सबसे कम फ्री फ्लोट वाले स्टॉक्स चल रहे थे। ओके। तो उसमें ट्रैप होने की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ सकती थी। बट मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली, और ये नॉर्मल करेक्शन है। जैसे आपने कहा, अभी FIIs का पार्टिसिपेशन शायद नेक्स्ट 10-15 दिन के लिए कम होगा, क्योंकि मोस्टली फंड मैनेजर्स छुट्टी पे जाएंगे। तो शायद डल मार्केट, साइडवेज मार्केट रहेगा, विच इज नॉट अ बैड थिंग। मिहिर, पहले तो बहुत शुक्रिया। आज आप स्टूडियो से, मैं मुंबई में, मैं दिल्ली में हूँ, इसलिए आपसे सीधा रूबरू तो नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, स्क्रीन के ज़रिए मैं आपकी भाव और भावनाएं दोनों समझ पा रहा हूँ। मिहिर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मिहिर, जैसे भी आप कह रहे थे कि अगर ये मार्केट साइडवेज भी रहता है तब भी इट्स ए गुड साइन। अच्छा ठीक है, साइडवेज रहेगा लेकिन चर्निंग करेगा सर, तो चर्निंग पॉजिटिव कहाँ पर हो सकती है? सर्टनली। तो मेरे ख्याल से अगर ब्रॉड कॉल्स लें तो 2-3 मैं कहूँगा हमारे कॉल्स हैं। एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, वो ग्लोबल इकोनॉमी से अच्छा करेगी, ये एक थीम रहेगा डेफिनेटली। तो जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, सिक्लिकल्स हैं, उसमें हमारी प्रेफरेंस रहेगी। और अगर एग्रीगेट की बात करें तो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, उसमें वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव हैं कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स। मिड एंड स्मॉल कैप्स में ऑफकोर्स नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक ब्रॉड स्टेटमेंट देना बिल्कुल सही नहीं होता। लेकिन अगर हम ब्रॉडली बात करें इंडेक्स लेवल पे, तो अभी लगता है कि लार्ज कैप्स में अभी भी थोड़ी जो है अपसाइड बची है। मिड एंड स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटीज पहले के कंपैरिजन में कम है। पहले के कंपैरिजन में मिड कैप और स्मॉल कैप में कम है। और मेहर, अब कुछ समय से ना लार्ज कैप्स पर सबका एक व्यू भी बनने लग गया है कि लार्ज कैप्स इस वक्त चले भी नहीं थे ज़्यादा। FIs का पैसा आता है तो वो लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा दिखता है। तो क्या इस वक्त भी डिप्स पर ये जो एक करेक्शन शायद थोड़ी सी और अगर एक्सटेंडेड हो सकती है, साइडवेज मूव रह सकती है, तो क्या एक्यूमुलेशन के मौके ज़्यादा लार्ज कैप्स में ढूंढने चाहिए? और येस तो कौन से स्पेसेस सेक्टर्स ढूंढने चाहिए? देखिए, हमेशा जो स्टॉक पिकिंग जो है वो एक अपनी जगह पे है, वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज इंडिया इतनी डाइवर्स मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, और नए नए सेगमेंट्स इमर्ज होते हैं। तो स्टॉक पिकिंग मिड एंड स्मॉल कैप्स में जरूर करना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा, जिस तरह से वैल्यूएशंस इतने फास्ट मूव कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लार्ज कैप्स मेरे ख्याल से अभी भी कोर होल्डिंग होना चाहिए। सो आपका जो कोर पोर्टफोलियो है वो तो डेफिनेटली लार्ज कैप्स में होना ही चाहिए। निफ्टी या BSE 200 जो भी इंडेक्स आप सिलेक्ट करें उसमें रहना चाहिए। और उसमें मुझे लगता है एक इंडिया स्टोरी की जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मिलती है वो कैरी करनी चाहिए। और जो स्पाइस होती है वो मेरे ख्याल से मिड एंड स्मॉल कैप्स मिलती है। हाँ, तो मिड कैप स्मॉल कैप में स्पाइस हो गया, यानी आपने बोला चूज तो तीनों को करना पड़ेगा। अब आपको स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी। ये जो अर्निंग्स ग्रोथ की भी हम बात कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स मार्केट्स चीप तो है नहीं, यू करेक्टली सेड, लेकिन निफ्टी कैसे फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से ढूंढे जहां पर आपको रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखती है, रिलेटिवली आपको वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता है? देखो, अगर मैं रिलेटिवली की बात करूं तो फाइनेंशियल्स रीसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्म किए हैं। तो जो 2020 का बॉटम था, वहां से 22 तक, अर्ली 22 तक देखें तो फाइनेंशियल्स ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया था। उसके बाद दूसरे सेक्टरों ने आउट परफॉर्म करने का स्टार्ट किया और कैचअप किया। मेरे ख्याल से अब वापस बारी है फाइनेंशियल्स की। और इन द मीन टाइम बैंक्स जो है, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दोनों उन्होंने कैपिटल रेज करी है, बैलेंस शीट को बिल्कुल क्लीन कर दिया है। माइक्रो या स्मॉल सेगमेंट्स के अलावा ऐसी कोई सेगमेंट नहीं है जहां पे लोन का स्ट्रेस दिख रहा हो। तो मेरे ख्याल से ग्रोथ के लिए एक पाथ बन चुका है। कॉर्पोरेट जो क्रेडिट है वो अब जाके पिकअप हो रही है। तो फाइनेंशियल्स के लिए एक वैल्यूएशंस का और ग्रोथ का अच्छा बेस बन रहा है। ये एक है।
और दूसरा है इंडस्ट्रियल्स जो सिक्लिकल्स है, Okay. जहाँ पे फिजिकल एसेट क्रिएशन की हम बात करें, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, कैपिटल गुड्स हो, रियल एस्टेट हो, वो मेरे ख्याल से अभी भी लॉन्ग रनवे है ये सेक्टर्स को ग्रोथ के लिए। मिहिर, आपको फिर से थोड़ी सी अपनी कुर्सी इस तरफ करनी पड़ेगी और मैं थोड़ा माफ़ी चाह रहा हूँ, आपको बार बार अपनी कुर्सी को इस तरफ और इस तरफ करना पड़ रहा है, बट एनी हाउ मिहिर, एक और चीज़ है मार्केट के अंदर। पहले ना इन्फ्लेशन को ये बड़ी वजह माना जाता था कि कंजम्पशन के शेयर नहीं चल रहे, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन है तो डिस्पोजेबल थोड़ा कम हो जाता है। अब मेरे को लग रहा है 4-5 महीने हो चुके हैं, इन्फ्लेशन ने अपनी थोड़ी दिक्कत को कम भी किया है, और ये यूएस में भी और इंडिया दोनों जगह पे कम हुई है। हाँ, तो ये क्या ग्रीन शूज आपको दिखने लग गए कंजम्पशन के अंदर? अगर ये नहीं दिख रहे तो फिर इनको रोक कौन रहा है? कौन नहीं चलने दे रहा कंजम्पशन को? देखिए, मैं काफ़ी कह रहा हूँ कि जो हमारी रिकवरी हुई है वो के शेप्ड है। तो कंजम्पशन या जो इन्वेस्टमेंट्स जो भी हैं वो हाई इनकम लेवल्स में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोअर इनकम लेवल में अभी भी प्री कोविड लेवल्स तक नहीं पहुँचे हैं। तो आप अगर जो लो टिकट साइज़ के सेगमेंट्स हैं, जैसे कि एफएमसीजी हैं या टू व्हीलर्स हैं, वहाँ पे इतनी पिकअप हमने नहीं देखी थी जितनी कि हमने हाई एंड कार्स, बड़ी गाड़ी, बड़े फ्लैट्स के सेल्स वगैरह में। तो ये के शेप अभी भी मेरे ख्याल से चालू है, और जो रिसेंट कमेंट्री मिल रही है डिस्क्रेशनरी, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में, वो भी इतनी कोई सॉलिड नहीं है। चाहे वो रिटेलिंग की बात करें, अपैरल रिटेलिंग एट्सेट्रा में, तो इतनी कोई सॉलिड कमेंट्री नहीं मिली है। तो मेरे ख्याल से अभी भी जो लोअर इनकम सेगमेंट्स है उनकी रिकवरी फुल नहीं हुई है, और मेरे ख्याल से ये कैचअप हो रही है, लेकिन कंपेयर टू द हायर इनकम लेवल्स थोड़ी कम हो रही है। तो मेरे ख्याल से दैट्स द ओनली थिंग होल्डिंग कंजम्पशन बैक। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि जो सेगमेंट्स मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो मोस्टली इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्लिकल लिंक्ड है, कंजम्पशन लिंक सेगमेंट्स थोड़े कम परफॉर्म कर रहे हैं। सिंस आपने बैंक्स की बात की और वहाँ एक अच्छा टर्न अराउंड देखा है हमने, इनकी बैलेंस शीट इंप्रूव हुई है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव है, पूरा टर्न अराउंड पीएसयू स्पेस का भी देखें। 2010 के बाद ये वाला साल बेस्ट ईयर था पीएसयू स्पेस के लिए। कोई भी बास्केट हो, बैंक्स हो, एनर्जी हो, कोई भी स्पेस हो पीएसयू में, डिफेंस हो, रेलवेज हो, इन सब में इनफैक्ट वैल्यूएशन ने भी बड़ा अच्छा कैचअप किया आप अगर इसको कंपेयर करें भी। लेकिन अब हम यहाँ से जिस फेज में है पीएसयू के, ये रैली की ये कौन सा फेज है? क्या हम शुरुआत में है, मिड में है? कितनी बड़ी रैली और इन पीएसयू स्पेस में पीएसयू की कुछ बास्केट्स में रह सकती है? क्या चाल थोड़ी थम सकती है? कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, मैं पीएसयू स्पेस को एक कंप्लीट होल की तरह नहीं देख रहा हूँ। ओके, ये हमें सेक्टर बाय सेक्टर ही देखना पड़ेगा। श्योर। क्योंकि हाँ, ओवरऑल आप देखें तो पीएसयू ने अच्छा किया है, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट ने स्टेप्स नहीं लिए हैं पॉजिटिव, वहाँ पे अंडर परफॉर्म भी किए हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जहाँ पे मार्जिन्स हमेशा प्रेशर में ही रहते हैं और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस प्राइसिंग में आती रहती है, उनकी इतनी री रेटिंग नहीं हुई है। ओके, लेकिन अब शायद एक री रेट शुरू है जैसा लगता है। हाँ, लेकिन ये स्ट्रक्चरल नहीं है। ओके, ये फाइन। जब वैल्यूएशन बहुत रिलेटिवली कम हो जाती है तो थोड़ी कैचअप ट्रेड जैसा हो जाता है, बट ये नहीं कह सकते कि नेक्स्ट 5 साल के लिए ये स्ट्रक्चरली चेंज हो गया है। ओके, जहाँ पे री रेटिंग आई है वहाँ पे जेन्युइन चेंजेस हुए हैं। फॉर एग्जांपल पीएसयू बैंक्स की आपने जैसे बात की, तो काफी सालों के पेन के बाद, बैलेंस शीट क्लीनिंग के बाद, कैपिटल रेजिंग के बाद ये लेवल पे आए थे, और वैल्यूएशंस ऑलरेडी चीप हो चुके थे। तो एक जब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 3-4 गुना हो गए तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैचअप कर रहे हैं। राइट। सिमिलरली मैं अगर देखूं तो डिफेंस या पावर सेक्टर्स के जो पीएसयूज हैं वो एक नए इनिशिएटिव की वजह से शुरू हैं। रिफॉर्म्स, तो ये थीम पहले नहीं थी, तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट चेंजेस की वजह से हुए हैं। तो हर पीएसयू सेगमेंट की अलग अलग स्टोरी है। तो मेरे ख्याल से जैसे हम नॉर्मल स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन के बेसिस पे, उसी तरह पीएसयूज को वैल्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे पीएसयूज एक साथ ले लो। तो अगर इसी तरह से अगर आपने सेक्टर वाइज भी डिवाइड कर दिया वैल्यूएशन, तो अब ऑफ कोर्स अगर आप मार्केट कैप देखें वो एक्सपैंड हुई है इनकी पिछले 3-4 साल में। 2021 के स्टार्ट में क्या थी और अब क्या है, तो इस तरह से तो ये काफी चल चुके हैं। तो क्या इनकी पेस अब थोड़ी थम सकती है, या फिर अगर फॉर दैट मैटर हम डिफेंस और रेलवेज की बात करें तो क्या इनकी चाल थोड़ी थमी हुई दिख सकती है अपकमिंग 2024 में? सर्टनली करेक्शंस तो आ ही सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि ये दो खास करके स्पेसिस हैं वो नए इमर्ज हुए हैं। तो उनकी अभी पोटेंशियल कितनी है वो भी जज करना मुश्किल है, क्योंकि डिफेंस तो पहले हम बिल्कुल इंपोर्ट करते थे कंप्लीटली, अब इंडिजिनाइजेशन की बात हो रही है। नॉट ओनली इंडिजिनाइजेशन लेकिन एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है। एक्सपोर्ट मार्केट तो बहुत बड़ी है। तो ये जो एक के बाद एक पोटेंशियल आ रही है उसको क्वान्टिफाई करना शायद मार्केट थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो हमने देखा कि
2023 में भी जब स्टॉक चल रहे थे तो काफी स्केप्टिसिज्म थी, काफी Right. लोग डाउट कर रहे थे Right, कि लेकिन फिर कितना भी ये चलेंगे चलते कितना रहे। चलेंगे। Correct. तो जब नया सेगमेंट उभरता है तो उसमें देयर इज ऑल्सो स्कोप फॉर अंडर एस्टिमेटिंग द पोटेंशियल। ओके, ठीक है, मेरे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और होगा, टिल इलेक्शंस तक, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद सेम सरकार आ जाए, अगर ये नहीं आता फिर तो खैर डायमेंशंस ही पूरे चेंज हो जाएंगे, लेकिन टिल इलेक्शंस तक आपको बाजार किस तरह के रिटर्न देता दिखेगा? एबनॉर्मल, शांत, या फिर थोड़ा बिलो नॉर्मल? मेरे ख्याल से इलेक्शंस को ऐसा कोई बड़ा इवेंट नहीं मान रही है बाजार। आई थिंक बेस केस तो यही है कि रेजिम चेंज, रेजिम कंटिन्यूटी होगी। तो मेरे ख्याल से ये एज ऑफ नाउ तो कोई बड़ा इवेंट नहीं लग रहा है। जो थोड़ा बहुत इलेक्शन अनसर्टेनिटी थी वो ये 4 स्टेट्स के इलेक्शन के बाद आई थिंक वो भी निकल चुकी है। तो बाजार मेरे ख्याल से अभी नॉर्मल ग्लोबल और लोकल फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन के हिसाब से चलेगा। ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव मुझे नहीं दिख रही है बिफोर द इलेक्शंस। okay. Very quickly, Mihir, IPO market right now is flooded with primary market action also. इसमें से कौन सा स्पेस या कौन सा पर्टिकुलर कोई IPO जो आप रिटेल इन्वेस्टर के लिए नजर बनाने के लिए सलाह दें? स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं बात नहीं कर सकता। नो प्रॉब्लम, स्पेस बात कर सकते हैं। जैसे आप देखें तो गोल्ड ज्वेलर्स, कितना एक्शन है उनमें इतना इंटरेस्ट है क्या? यहाँ पर एक बार रिटेल देख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे आईपीओ आना इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक, और हमने काफी सारों में पार्टिसिपेट किया भी नहीं है क्योंकि इतने सारी कंपनीज को मिलना भी मुश्किल हो जाता है। बट मेरे ख्याल से जो आईपीओ है उनको भी नॉर्मल तरीके से इवेल्युएट करें। Okay. और आईपीओ अगर डिस्काउंट टू पब्लिक मार्केट आ रहे हैं तो बेटर है, अगर फुल्ली प्राइस है तो हम अवॉइड करते हैं टिपिकली। बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ 30-40% पे लिस्ट हो रहा है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मीर, दिस वाज द लास्ट कन्वर्सेशन ऑफ दिस ईयर विद यू। अगले साल में आपके साथ और बड़ी कन्वर्सेशन, बड़े मुद्दे हो, मार्केट के पास और बड़े ट्रिगर्स, पॉजिटिव ट्रिगर्स हो, इसी उम्मीद के साथ आपको थैंक यू कहना चाहेंगे आज स्टूडियो आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर व्यूअर्स। हैप्पी न्यू ईयर टू यू आल्सो मीर, थैंक यू सो मच। चलिए।